सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों? आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले हम सांवले सपनों की याद में सालिम अली के बारे में पढ़ा। सालिम अली एकदम दुबले पतले थे। उनकी मृत्यु कैसे हो गई थी? कैंसर की वजह से। और उसके साथ साथ हमने जाना कि मिथक मिथक क्या होता है। ऐसी घटनाएं जो चर्चित हैं, जिनके बारे में लोग हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता नहीं है। हम उनकी सच्चाई को किसी प्रमाण के आधार पे नहीं खोज सकते। जैसे किसके बारे में वर्णन यहाँ के लेखक ने किसके बारे में बताया था? श्री कृष्ण का, कि वो वृंदावन में रासलीला की थी, बंसी बजाई थी। ये सब क्या है? मिथक है, बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता को हम साबित नहीं कर सकते। लेकिन जो कह रहा है कि हकीकत की दुनिया में कौन? सालिम अली। सालिम अली कौन है? एक पक्षी वैज्ञानिक। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद लेखक ने उनका ये रेखा चित्र खींचा है। तो हम यहाँ तक हम ये पाठ पढ़ चुके थे और हमने पढ़ा कि किस तरह सालिम अली अपने मृत्यु के अंतिम दिनों तक भी उनकी आंखों पर जो दूरबीन थी वो नहीं हटाई। हालांकि उनको कैंसर जैसी महामारी हो गई थी, एक बहुत ही दुखदायी बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने कार्य में एकदम आगे बढ़ते रहे। तो इससे आगे हम पढ़ते हैं, उन जैसा बड़वचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन, झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। क्षितिज जहां पृथ्वी और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। मतलब लोगों और प्रकृति के लोग उनके अनुसार खुद ब खुद ढल जाते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खिलती रहस्यमय दुनिया पसरी है। पसरी है मतलब फैली हुई है। वह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए घड़ी है। घड़ी ना मतलब बनाना, मतलब प्रकृति से इतना लगाव, इतना प्रेम है, वो उन्हें वैसे ही नहीं आ गया। वो उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया है, ढूंढा है, और इस तरह से उन्होंने वो दुनिया बहुत ही मेहनत करके अपने लिए घड़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। तहमीना उनकी पत्नी थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उसकी सहपाठी रही। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। कह रहे कि साइलेंट वैली में रेगिस्तानी हवाएं आती है और इससे वहाँ के जो जीव जंतु उनको खतरा हो रहा है, और इस समस्या को लेकर वो किससे मिले थे? चौधरी चरण सिंह से। वो कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब चौधरी साहब गांव के रहने वाले थे और उनको उस प्राकृतिक वातावरण का, खेती बाड़ी का अनुभव था। वो चौधरी चरण सिंह के किसान के बेटे थे, तो वो उसकी बातों को बहुत अच्छा आसानी से समझ गए। यहाँ पहली बूंद के असर को जानने वाले नेता मतलब देश की ग्रामीण जगत से जुड़े हुए थे। उनको उस बारे में ज़्यादा जानकारी थी। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम हो गई। मतलब एकदम उनका दिल पिघल गया कि वाह, कोई है ऐसा जो प्रकृति के बारे में, उनके जीव जंतुओं के बारे में इतना सोचता है। और उसने जिस तरह के संभावित खतरे बताए कि किस तरह से रेगिस्तानी हवाओं को अगर रोका नहीं गया तो केरल की इस घाटी में जो भी जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं, वो सूख जाएंगे और जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। और इस सब घटना को सुन के और समझ के चौधरी चरण सिंह जी की आंखों में भी पानी आ गया। आंखें नम होना
एकदम दुख होना, उस परिस्थिति से एकदम जुट जाना। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, मतलब सालिम अली भी मर चुके हैं और चौधरी साहब भी मर चुके हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। सोंधी माटी मतलब मिट्टी की खुशबू। जब कभी महसूस करना, जब बारिश होती है और जो रेतीली भूमि है, जो मिट्टी होती है, उसमें जो बारिश के बाद एक हल्की हल्की स्मेल आती है, उसको क्या कहा जाता है? सोंधी मिट्टी। मिट्टी में से निकलने वाली खुशबू। कह रहा है कि अब पर्यावरण, प्रकृति और उनके जीव जंतुओं के बारे में कोई सोचने वाला है, तो लेखक चाहता है कि हमारे जो आज के जो बच्चे हैं उनमें भी प्रकृति के प्रति, उनके जीव जंतुओं के प्रति भी दया भावना पैदा हो। ये सच है कि इंसान खुद के लिए जीता है, लेकिन खुद के साथ साथ हमें अपने आसपास के वातावरण, पशु पक्षियों पर इनके बारे में भी सोचना चाहिए कि इनका भी जीवन ये कैसे जी रहे हैं। जब हम थोड़ा सा ये प्रकृति की तरफ ध्यान देंगे तो हमारे लिए और हमारी प्रकृति दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। मतलब कह रहा है कि जो सालिम अली जो पक्षी वैज्ञानिक थे वो उनके बारे में सोचते थे, कह रहा है कि अब उनकी वकालत, उनके बारे में, उनके दुख सुख के बारे में कौन कहेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो, उन्होंने सालिम अली ने एक अपनी आत्मकथा लिखी और जिसका नाम लिखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। ये D.H. लॉरेंस कौन थे? ये भी एक पक्षी वैज्ञानिक थे जिसका वर्णन इन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। और कह रहा है कि फिर उसकी पत्नी से, उनकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने पूछा कि आप अपने पति के बारे में कुछ बताइए। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। गौरैया कौन? एक पक्षी है। और जो लॉरेंस थे वो भी प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे, ज़्यादातर अपना समय प्रकृति के साथ बिताते थे। तो यहाँ फ्रीडा आकर कि वैसे तो वो चाहती तो बहुत सब कुछ लिख सकती थी उनके बारे में, लेकिन उनको लगता है कि उनका वर्णन शायद वो अच्छे से नहीं कर पाए, जितना वर्णन ये प्रकृति, ये पशु पक्षी जितना उनके बारे में जानते हैं, शायद उतना मैं उनको नहीं जान पाऊंगी। मुझसे वो भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। कह रहे कि एकदम सादा दिल, जो साफ दिल का आदमी था, और मेरी कह रहे कि मेरे सांस सांस में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभव को शब्दों का जामा पहना। कह रहा कि मैं अनुभव कर सकती हूँ उनकी बातों को, उनके व्यक्तित्व को, लेकिन कह रहा है कि मैं शब्दों में उनका वर्णन बखान कर ही नहीं सकती, मैं लिख ही नहीं सकती। जामा, किसी भी चीज़ को जामा पहनाना, शब्दों का जामा पहनाना मतलब लिखित रूप में, लिखित में वर्णन करना, लिखना उसके बारे में। मुझे यकीन है मेरी छत पे बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। यहाँ मतलब ज़्यादातर समय पक्षियों के साथ बीता था, प्रकृति के साथ बीता था, तो प्रकृति के जो प्राणी हैं वो कह रहा है कि हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी यहाँ किसके लिए आया हुआ है? मनुष्य के लिए, जो सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए ही सोचते रहते हैं। उनको प्रकृति से या पशु पक्षियों से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि मनुष्य वो सालिम अली के बारे में नहीं समझ पाएंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। कह रहे कि बचपन में कैसे सालिम अली का लगाव पक्षियों की तरफ हुआ, ये बात इसमें बताई गई है कि छोटा, जब सालिम अली छोटे थे तो उनकी एयरगन से एक गौरैया, नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई
और वो उनकी सेवा करने लगी और धीरे धीरे उनकी सेवा करते करते उनके मन में प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति एक प्रेम जाग गया और वही उन्हें नए नए चीज़ों की कि कहीं किस पक्षी को क्या परेशानी हो सकती है, किस तरह से ये पक्षी वैज्ञानिक किस बने, वो पक्षियों की खोज में उसी समय से वो निकल पड़े और वो पक्षी वैज्ञानिक बन गए, जिनकी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन का प्रतिरूप बने। नैसर्गिक मतलब बिल्कुल प्राकृतिक, जैसा है वैसा का वैसा, जिसमें कोई दिखावा नहीं हो, वो क्या होगा, नैसर्गिक। और जो दिखावे की जिंदगी होगी वो क्या होगी, बनावटी। नैसर्गिक, प्राकृतिक। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। टापू होता है एक छोटी सी जगह जो चारों तरफ से समुद्रों से घिरी होती है, एक छोटा सा आइलैंड आप जिसे बोलते हो। लेकिन अथाह सागर जिसकी गहराई कोई ना माप सके, कह रहा है कि प्रकृति में वो टापू नहीं बनी बल्कि अथाह की उनके प्रकृति प्रेम को जानना सागर की था लेने के जैसा है। जिस प्रकार हम सागर को नहीं नाप सकते कितना क्या है, उसी तरह हम सालिम अली के प्रकृति प्रेम के बारे में भी नहीं जान सकते। उनका प्रकृति प्रेम एक सागर के समान था, कोई टापू नहीं था जिसको नापा जा सके। टापू एक छोटा सा होता है, उसको हम तुरंत नाप सकते हैं, लेकिन सागर नापना हमारे बस की बातें नहीं है। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, यायावरी मतलब घुमक्कड़ होना, घूमते रहना, इधर उधर घूमना। भ्रमणशील का मतलब भी घूमने वाला ही होता है, और यायावरी मतलब यात्रा करते रहना। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में निकले हैं। कह रहा है कि जो उनसे परिचित है, जो उन्हें जानते, तो उनको लगता है कि सालिम अली की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि वो कहीं पक्षियों की सुराग मतलब खोज में निकले हैं और अब बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपनी खोज पूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे वो मरे नहीं है, वो यहीं है, कहीं पे पक्षियों को खोजने के लिए गए हैं और थोड़ी देर में अपनी दूरबीन को लटका के अभी आने वाले होंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम लौटोगे ना? क्योंकि कह रहे कि उनको याद कर करके मेरी आंखें नम हो गई हैं कि सालिम अली तुम लौटोगे ना, मतलब सालिम अली के रूप में कोई ऐसा कोई पक्षी वैज्ञानिक आएगा जो कोई आज के हमारा जो युवा पीढ़ी है, आज के हमारे जो बच्चे हैं, क्या किसी के दिल में पक्षियों के प्रति इतना प्रेम उमड़ पाएगा? क्या वो पक्षियों की इतनी देख रेख कर पाएंगे? क्या ऐसे उनके बारे में इतना सोच पाएंगे? ये सब इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस तरह से सालिम अली एक खुद कैंसर का मरीज होके भी किस तरह से पशुओं की, पक्षियों की, प्रकृति की सेवा की। तो बच्चों, ये पाठ हमें प्रकृति से जुड़ने की सीख देता है कि हमें प्रकृति से जुड़ के रहना चाहिए। मनुष्य जीवन के साथ साथ हमें अपनी प्रकृति को, अपने आसपास के पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना चाहिए।